हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रैकेट की न्यू सीरीज जिसका कि नाम है लास्ट मिनट रिवीजन। और लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर इसका पार्ट 1 जो कि मैंने आरटीआई के लिए रखा है। आरटीआई के अंदर काफ़ी सारी टाइमलाइंस हैं जो कि हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूज भी करती हो, तो उन टाइमलाइंस को मैंने एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल कर दिया है ताकि आप अपना रिवीजन कर सको आरटीआई का। तो लेट अस सी इसमें से कितनी टाइमलाइंस आपको आती हैं और कितनी नहीं आती है। तो लास्ट मिनट सीरीज के अंदर मेरी कुछ और वीडियोस भी आएंगी जिसके अंदर हम कुछ और टॉपिक्स के कंफ्यूजिंग पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वाली सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि आरटीआई एक्ट के अंदर आई हुई जितनी भी टाइमलाइंस हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं। देखो, फर्स्ट टाइमलाइन है सबसे बेसिक टाइमलाइन कि पीआईओ को जो है वो एप्लीकेशन का रिप्लाई कितने दिन में करना होता है। 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने ये भी फोकस किया है कि आप उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ भी ले कि वो जो चीज है वो किस सेक्शन के अंदर, आरटीआई के किस सेक्शन के अंदर आई हुई है, ताकि आरटीआई के सेक्शंस भी आपको याद हो जाए जो कि क्वेश्चन में, जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर ये लिखा है कि आरटीआई को 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है? ये आपका लिखा है सेक्शन 7 के फर्स्ट सब सेक्शन में, यानी सेक्शन 7(1) में ये लिखा हुआ है कि आरटीआई जो है वो 30 दिन के अंदर रिप्लाई होनी चाहिए। देखो कहाँ पे लिखा है, इन एनी केस विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। फाइन, ये यहाँ पर लिखा है 7(1) में। ठीक है, ये जो 7(1) है आगे वीडियो के अंदर और कहीं भी यूज होगा, तो जस्ट रिकॉल दैट कि 7(1) में मैंने क्या बताया था। इसके देखते हैं, देखो हम इस ट्रेल को लेकर चलेंगे कि डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट तो है सेक्शन 7(1) में, जिसके अंदर की लिखा गया कि आरटीआई को 30 डेज के अंदर डिस्पोज करना है। अब इस सेक्शन 7(1) के अंदर एक्चुअली में लिखा क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजो ऑफ सब रूल 2 ऑफ सेक्शन 5। मेरा मोटिव ये है यहाँ पे कि आप साथ साथ सेक्शंस भी रिवाइज कर लें अपने, कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने सेक्शन आ रहे हैं एटलीस्ट आपको उतने सेक्शंस तो आने ही चाहिए। तो देखो सेक्शन 5 किसका है, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें और कौन से सेक्शन यूज हो रहे हैं ये देखते हैं। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 किससे रिलेटेड है, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। जो एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है उसको क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए बातें रिक्वेस्ट करते हुए, तो वो ये लिखा हुआ है सेक्शन 6 में। और इनके टाइटल्स आप जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे 5 का टाइटल है डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, 6 का टाइटल है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। देन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी केस विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। और या तो आप उसको 30 डेज में भाई बता दो इन्फॉर्मेशन, या फिर आप रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हो फॉर एनी रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। तो भाई 8 और 9 के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि आप रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हो? तो सेक्शन 8 में आता है एग्जाम्पशन फॉर्म डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, और सेक्शन 9 में आता है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, तो ये टाइटल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब ये 8 और 9 सेक्शंस वीडियो के अंदर आगे अगर आते हैं तो यू शुड लर्न दैट, यू शुड नो दैट, यू शुड रिकॉल दैट कि मैं ये बता चुकी हूँ कि सेक्शन 8 जो है वो एग्जाम्पशन वाला सेक्शन है, सेक्शन 9 ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन वाला सेक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, तो भाई सेक्शन 5 हमने पीछे देख ही लिया कि सेक्शन 5 का टाइटल क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। अब इसका बोल रहे हैं वो सब सेक्शन 2। तो लेट अस सी इस सब सेक्शन 2 के अंदर है क्या। ठीक है, तो दिस इज सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 किसका है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1। किसका सब सेक्शन, भाई 5 का सब सेक्शन 2 चल रहा है, तो ये यही बोलेगा ना कि 5 के सब सेक्शन 1 में जो लिखा है। तो लेट अस सी 5 के सबसेक्शन 1 में लिखा क्या है, ये तो हम पढ़ ही रहे थे पीछे, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। तो दिस इज द सबसेक्शन 1। देखो सबसेक्शन 1 क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ये तो आप टाइटल याद कर ही चुके हो कि ये है सेक्शन 5 ऑफ आरटीआई। एंड देन इसके सबसेक्शन 1 में लिखा है एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 डेज। ठीक है, ये क्या आया 100 डेज, 100 डेज इज अ टाइम लाइन हेयर। ठीक, तो हम इस टाइमलाइन को पकड़ के चलेंगे कि भाई हमें एक नेक्स्ट टाइमलाइन मिल गई। पहली टाइमलाइन हमें मिली थी सेक्शन 7 के 1 में। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। तो ये किससे रिलेटेड था, ये डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट वाला सेक्शन था, जिसके अंदर की लिखा हुआ है कि 30 डेज के अंदर आपको उसको डिस्पोज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइमलाइन हमें मिली कहाँ पर, 5 के 1 में, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 डेज
तो दिस इज योर सेकेंड टाइमलाइन 100 डेज कि डेजिग्नेट करना है CPIO या SPIO फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। ये लिखा था ना पीछे। तो RTI एक्ट का इनेक्टमेंट कब हुआ था? RTI एक्ट की PDF निकाल के देखना, उसके अंदर लिखा हुआ है पहले पेज पर ही कि 15 जून 2005 को एक्ट जो है वो इनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो दिस इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ RTI एक्ट। तो जो आपका सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 कहता है वो ये कहता है कि आपको 100 दिन के अंदर अंदर डेजिग्नेट कर देने हैं CPIO या SPIOs फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ RTI एक्ट। तो दिस इज द सेकेंड टाइमलाइन। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर आ गया विद इन 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये सबसेक्शन 1 तो हमने पढ़ लिया। तो इसके बाद क्या होगा? एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल डेजिग्नेट विद इन 100 डेज। देखो सबसेक्शन 1 के अंदर भी 100 डेज की टाइमलाइन लिखी हुई है और 5 के सबसेक्शन 2 के अंदर भी 100 डेज की टाइमलाइन लिखी हुई है। लेकिन जो 5(1) की टाइमलाइन है वो हमने पीछे पढ़ लिया है कि 100 डेज किसके लिए है? डेजिग्नेट एज मेनी ऑफिसर एज CPIO या फिर SPIO। तो जो सेकेंड टाइमलाइन है जो 5(2) में लिखी हुई है वो है 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट एट सब डिविजनल लेवल और अदर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एज CAPIO, यानी CPIO बनाने के लिए भी 100 दिन और CAPIO या SAPIO बनाने के लिए भी 100 दिन। ठीक है, तो दिस इज योर थर्ड टाइमलाइन ऑफ द वीडियो जो कि है अगेन 100 डेज। ठीक है, और 100 डेज के अंदर ये कौन सी वाली टाइमलाइन है? जिसके अंदर की डेजिग्नेट करना है RTI एक्ट के इनेक्टमेंट से 100 दिन के अंदर अंदर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर सब डिविजनल लेवल पर CAPIO या SAPIO। दिस वॉज द सेक्शन 5(2) ऑफ RTI एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते। ये फिर से सेक्शन 2 ही चल रहा है। देखो इसके अंदर कुछ और सेक्शंस भी लिखे हुए हैं। हम 7 वाला पढ़ चुके हैं, ये मैं 3 बार आपको बता भी चुकी हूँ। ये सब तो याद हो ही गया होगा कि भाई 7 सेक्शन जो है वो डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसी पर्टिकुलर सबसेक्शन में जो कि है सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 5 किससे रिलेटेड था? डेजिग्नेशन ऑफ PIO। इसके अंदर सेक्शन 19 का भी एक मेंशन किया हुआ है जो कि सेक्शन 19 किससे रिलेटेड है? वो है अपील से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा सेक्शन 5, सेक्शन 7 डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, सेक्शन 19, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। आई गेस ये तो आपको याद हो गए होंगे। ये एग्जाम्पशन के लिए था, ये ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन है, ये अपील हो गया, ये डिस्पोजल हो गया और ये डेजिग्नेशन। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 6 भी हम देख चुके हैं कि एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्ट है ना। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइमलाइन पे जो कि है, देखो ये नीचे वही लिखा है सेक्शन 5 ऑफ RTI एक्ट और उसका सबसेक्शन 2। यहाँ तक तो हमने देख लिया था, है ना। उसके बाद देखो क्या था? प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील इज गिवन टू CAPIO। अगर जो एप्लीकेशन है वो CAPIO के पास रिसीव होती है तो उसके पास 5 दिन होते हैं उसको फॉरवर्ड करने के लिए। तो क्या होगा कि 5 दिन ऐड हो जाएंगे नॉर्मल रिस्पॉन्स पीरियड के, है ना। तो फॉरवर्डिंग ऑफ RTI या फिर अपील अगर तो CAPIO ने रिसीव करी है तो उसको CPIO तक या फिर SPIO तक पहुंचाने के लिए 5 दिन होते हैं। दैट मीन्स जो 30 डेज थे, 30 डेज जो थे उसमें +5 हो जाएगा अगर वो अपील या RTI CPIO के पास ना आके CAPIO के पास आई है। तो दिस इज योर फोर्थ टाइमलाइन कि CAPIO से CPIO तक RTI या अपील पहुंचने के लिए +5 डेज। ठीक है, तो भाई देखो हमारी सेक्शन की ट्रेल चलते चलते कहाँ पर पहुंची है। हमने सब सेक्शन 1 देख लिया जिसके अंदर लिखा था भाई 100 दिन के अंदर हमें CPIO डेजिग्नेट कर देने हैं। ठीक है, ये सब सेक्शन 2 है 5 का सब सेक्शन 2 जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि 100 दिन के अंदर अंदर हमें CAPIO भी डेजिग्नेट कर देने हैं। ठीक, फिर हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 में भाई लिखा क्या था? लिखा ये था, इसको हम पढ़ चुके हैं। हम पहुंचे थे सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 पर चल रहे हैं हम अभी। ये हमने इसमें से जितनी टाइमलाइन थी वो निकाल ली है। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखते हैं सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6। क्या यहाँ पर भी कोई टाइमलाइन होगी? तो लेट अस सी सेक्शन 6 जो कि है एप्लीकेशन वाला, RTI की एप्लीकेशन वाला, उसके सब सेक्शन 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेट अस सी। तो भाई ये रहा सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 3, सॉरी सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 जो कि लिखा है यहाँ पे 6(3). तो 6(3) में क्या लिखा हुआ है? अगर एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास है या फिर किसी और से उसका सब्जेक्ट मैटर क्लोजली कनेक्ट होता है तो क्या होगा? उसका ट्रांसफर कर सकते हैं RTI एप्लीकेशन का।
तो वो आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने के लिए आरटीआई के अंदर कितने दिन दिए गए हैं, 5 दिन दिए गए हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट टाइमलाइन ऑफ वीडियो। तो फिफ्थ टाइमलाइन ऑफ द वीडियो इज कि आरटीआई पीआईओ से किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को अगर ट्रांसफर होनी है तो अंडर सेक्शन 6(3) आप ट्रांसफर करोगे विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। आपको जिस भी दिन रिसीव हुई है एप्लीकेशन उसके 5 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 6(3) में ट्रांसफर कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इन्फॉर्मेशन किसी और पीआईओ के पास हो सकती है। ठीक है, यानी आप उस इन्फॉर्मेशन से डील नहीं करते। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो 7th का पूरा डाइसेक्शन हो चुका है, ये हम कर चुके हैं डाइसेक्शन। हमने क्या किया, सेक्शन 5 जो कि था डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसका सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ था कि 100 days है ना, 100 days के अंदर सीपीआईओ या सीपीआईओ को डेजिग्नेट करना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेक्शन 6 जो कि रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, आरटीआई की एप्लीकेशन इसके अंडर लगाते हैं। उसका सबसेक्शन 3 हमने पढ़ लिया जिसके अंदर आपकी अगली टाइमलाइन थी जो कि है 5 days। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 8 और 9। मैंने कहा था कि आगे वीडियो के अंदर जब ये सेक्शन 8 और 9 आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो किसके सेक्शंस थे। तो वो सेक्शंस थे एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, और 9th जो सेक्शन था आपका वो था ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। आई गेस इतने सेक्शंस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे अब तक, क्योंकि हम 5 सेक्शंस में ही घूम रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलो हम नेक्स्ट लाइन अगर पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन्फॉर्मेशन सॉट for concerns the life or liberty of the person, the same shall be provided within 48 hours। इसका मतलब ये आ गया आपकी नेक्स्ट टाइम लाइन की 48 hours भी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो भाई देखो ये आपकी 6th टाइमलाइन की, अगर वैसे तो नॉर्मल 30 days है टाइमलाइन का कि आरटीआई को जो जवाब देना है, बट अगर वो जो क्वेश्चन है यानी वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है वो अगर लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है किसी भी पर्सन की, तो देन इट इज़ वेरी अर्जेंट। तो उसका डिस्पोजल का टाइम है आपके पास 48 hours। ठीक है, यानी 2 days। तो 48 hours ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। तो दिस इज योर 6th टाइमलाइन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर मांगी है तो नोटिस को इशू करने का टाइम होता है 5 days ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। आपने देखा कि रिक्वेस्ट आई है, उसके ऊपर लिखा है कि किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अब वो जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं, विच रिलेट्स टू और हैज बीन सप्लाइड बाय अ थर्ड पार्टी एंड हैज बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट पार्टी। अगर उस थर्ड पार्टी ने बोला है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मेरी कॉन्फिडेंशियल है और वही इन्फॉर्मेशन किसी बंदे ने आरटीआई में मांग ली, तो वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप इस थर्ड पर्सन से पूछोगे ना कि भाई हम इन्फॉर्मेशन दे दे कि नहीं दे दे, या हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक नोटिस भेजेंगे इसको कि आई एम इंटेंडिंग टू डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन, जो कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपसे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो नोटिस भेजने के होते हैं 5 दिन की। आपको आज रिक्वेस्ट आई है, उसमें आपने देखा थर्ड पार्टी इन्फो है, तो आप विद इन 5 days आप उस थर्ड पार्टी को एक नोटिस लिखकर भेज देंगे। ठीक है, तो देखो ये कहाँ पर लिखा है, ये है नया सेक्शन अभी आया है आरटीआई का 11, इस वीडियो का नया सेक्शन अभी नहीं आया। दिस इज द न्यू सेक्शन फॉर दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सेक्शन 6, 7, 8, 9 ये देख चुके हैं और 19 भी, है ना। तो 11th सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सेक्शन। और 11(1) के अंदर लिखा हुआ है कि अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो विद इन 5 days of receipt of the request give a written notice to such third party of the request of the fact that CPIO जो है वो इंटेंड करता है कि हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट टाइमलाइन है 5 days। आरटीआई आने के 5 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी से आप नोटिस से बता देंगे कि भाई हम आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो 11 का 2। अब थर्ड पार्टी कहती है कि भाई मेरे को तो नहीं डिस्क्लोज करनी इन्फॉर्मेशन, आप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, आप मेरी इन्फॉर्मेशन को क्यों प्रोवाइड कर रहे हो किसी बंदे को, मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए थर्ड पार्टी के पास 10 दिन का टाइम होता है। दिस इज नेक्स्ट टाइमलाइन। थर्ड पार्टी जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंट कर सकती है कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज ना की जाए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। ये नोटिस जो है वो आना था 5 days के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। फिर उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो थर्ड पार्टी है वो विद इन 10 days अपना रिप्रेजेंटेशन देगी अगेंस्ट द प्रपोज डिस्क्लोजर। तो ये कहानी कहाँ लिखी है सारी, ये कहानी लिखी है 11th के पार्ट सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 2 में। ठीक है, तो 11 जो सब सेक्शन है आरटीआई का वो है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आरटीआई के रिप्लाई के अंदर ऑफ कोर्स टाइम लग जाएगा, अगर थर्ड पार्टी को हम नोटिस देंगे फिर थर्ड पार्टी उसके अंदर कुछ रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो
अगर किसी आरटीआई के अंदर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, व्हेन थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, तो आरटीआई का जो रिप्लाई है वो 30 दिन से बढ़ के 40 दिन का हो जाता है टाइमलाइन। तो ये आपकी वीडियो की नेक्स्ट टाइमलाइन। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने पर आरटीआई का जो मैक्सिमम टाइमलाइन है वो कितना हो जाता है, 40 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ 5 डेज कि भाई 5 डेज में आपने नोटिस दिया होगा उस थर्ड पार्टी को, देन उसने 10 दिन के अंदर कुछ रिप्रेजेंट किया होगा, देन आप उसको जवाब देंगे। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ लिखी है, ये लिखी है 11 के 3 में। तो 11 का पूरा जो सेक्शन है वो आपका थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है और उसके अंदर तीनों में कोई ना कोई टाइमलाइंस लिखी हुई हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या टाइमलाइन लिखी है, देखो, द सीपीआईओ शैल विद इन 40 डेज। देखो सेक्शन 7 का भी नाम लिखा है। सेक्शन 7 किससे रिलेटेड था, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर की 30 डेज का टाइमलाइन था, है ना। तो विद इन 40 डेज आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6 था क्या, आरटीआई को अप्लाई करने का सेक्शन, इफ द थर्ड पार्टी हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कब 40 डेज कब होता है ये 40 डेज, ये तब होता है अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और आपने थर्ड पार्टी को नोटिस दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट टाइमलाइन। इसके बाद इसको जरा डाइसेक्ट कर लेते हैं 11th वाले को। ठीक है, 11th वाले में देखो सेक्शन 7 का नाम आया, जिसके अंदर की आपने याद कर चुके हैं कि जो सेक्शन जो है वो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। फिर सेक्शन 6 का नाम आया, जो सेक्शन है आपका रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर सेक्शन 19 आया है। क्या है सेक्शन 19, भाई सपोज इस पर्सन ने रिप्रेजेंट किया कि भाई मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है, स्टिल वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी गई, तो जो थर्ड पार्टी है वो अपील भी कर सकता है और उसका अपील करने का राइट आप उसको जरूर बताएंगे। आप जो उसको नोटिस भेजेंगे 5 डेज के अंदर अंदर, उसी के अंदर आप उसको बताएंगे कि ही इज एंटाइटल्ड टू प्रेफर एन अपील अंडर सेक्शन 19 अगेंस्ट द डिसीजन, कि हमारा जो डिसीजन है इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का, अगर आपको लगता है कि वो गलत है और आप इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे थे या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है, तो ही हैज गॉट द राइट टू प्रेफर एन अपील अंडर सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 आप पीछे भी देख चुके हैं कि वो अपील से रिलेटेड है। ठीक है, आई गेस इतने सेक्शंस तो आपको याद हो गए होंगे। तो अब आ जाते हैं अपील में। अपील जो कि सेक्शन 19 का सब सेक्शन 1 है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन, टाइम कहाँ पर स्पेसिफाई है, अभी हमने देखा 30 डेज कहाँ स्पेसिफाइड है, 7(1) में। 7(1) में जो टाइम स्पेसिफाइड है 30 डेज, अगर किसी पर्सन को उस 30 डेज में जवाब नहीं मिलता, या फिर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7, यानी 7 का 1 तो हमने देख लिया जिसमें 30 डेज लिखा है। 7 के 3 में क्या लिखा है, 7 के 3 में लिखा है कि अगर उस आरटीआई की एप्लीकेशन फी के अलावा फर्दर फी भी जरूरी है, ठीक है, तो सीपीआईओ एप्लीकेंट से फर्दर फीस मांगेगा कि भाई आप फीस सबमिट करो, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, वट एवर जो भी कॉस्ट लगती है। ठीक है, फिर ये जो एप्लीकेंट है ये वो पैसे सबमिट करेगा। तो इस प्रोसेस में जितना भी टाइम लगता है, सपोज 10 दिन का टाइम लगता है इस प्रोसेस में, तो ये जो 10 दिन है वो आरटीआई के जो 30 डेज की स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है उसके अंदर ये ऐड हो जाते हैं। तो दिस इज अनदर टाइमलाइन फॉर यू। तो दिस इज द टाइमलाइन कि पीआईओ जो है वो आरटीआई एप्लीकेशन का कब तक रिप्लाई करेगा, 30 डेज में तो करेगा ही करेगा, प्लस द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द फी आस्क्ड एंड द पेमेंट ऑफ द फी बाय द एप्लीकेंट, यानी पैसे जब मांगे गए और पैसे जब आ गए, उसके बीच में जो टाइम लगा है 2 दिन का, 3 दिन का, जितने भी दिन का, वो 30 डेज से अलग टाइम है। ठीक है, और ये कहानी लिखी कहाँ पर है, ये कहानी लिखी है 7(3)(a) में। ठीक है, 7(3)(a) में कि वो पीरियड काउंट नहीं होगा 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट लाइन देखो भाई, 19 सेक्शन जो है आपका आरटीआई का, वो क्या कहता है, ये तो पढ़ लिया हमने कि भाई टाइमलाइन के अंदर अगर आपको जवाब ना मिले तो आप अपील कर सकते हो। कब अपील कर सकते हो, विद इन 30 डेज। दिस इज योर नेक्स्ट टाइमलाइन कि अपील को प्रेफर करने का टाइम है विद इन 30 डेज। लेट अस सी अंडर सेक्शन 19(1). अंडर सेक्शन 19(1) कब होता है, जब आपको टाइम लिमिट के अंदर जवाब ना मिला हो, तब आप 19(1) के अंदर अपील प्रेफर कर सकते हैं, जिसका कि टाइम है 30 डेज की, 30 दिन के अंदर आपको अपील प्रेफर करनी है। अगर इनकेस आप 30 डेज के अंदर अपील प्रेफर नहीं कर पाते, स्टिल आप अपील प्रेफर करना चाह रहे हो, तो सफिशिएंट रीजन देने होंगे कि आपकी अपील जो है वो क्यों लेट हो गई। ठीक है, तो अगर ये सफिशिएंट कॉज होगा तो आप 30 डेज के बाद भी अपील अप्लाई कर सकते हो अंडर सेक्शन 19(1).
नेक्स्ट आ जाओ कि भाई 19(1) के अंदर आप अपील कब अप्लाई कर सकते हो। अभी पीछे हमने देखा कि अगर 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंची तो आप अब 19(1) में अपील अप्लाई करोगे। इसके अलावा एक अपील और आपने पीछे देखी थी कि अगर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व करने पर आप 5 दिन का जो नोटिस देते हो और उस नोटिस के अगेंस्ट में अगर बंदा रिप्रेजेंट करता है विद इन 10 डेज, वो रिप्रेजेंटेशन आपके पास पहुंचा है, स्टिल यू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। और मैंने कहा था कि ये जो 5 दिन का नोटिस है, 5 दिन के अंदर आपने जो उसको नोटिस दिया है उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि भाई इस पर्सन के पास अपील करने का राइट भी है। तो वो जब अपील करेगा वो तो 19(1) में अपील नहीं करेगा, वो करेगा 19(2) के अंदर। ठीक है, 19(2) के अंदर अपील करेगा कि आपने जब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये बंदा भी अपील कर सकता है कि भाई मैंने मना करा था, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए बाहर, स्टिल यू प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो विद इन 30 डेज जो है वो अपील कर सकता है। वो कौन से सेक्शन में करेगा, वो सेक्शन 19(2) में करेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपील कर दी गई है, 30 दिन के अंदर कर दी गई है, फिर 19(2) के अंदर अपील करिए थर्ड पार्टी वाले केस के अंदर। थर्ड पार्टी केस का जो सेक्शन था वो था सेक्शन 11। ठीक है, तो वो भी भाई 30 डेज के अंदर उसने भी अपील कर दी है, तो अब आपको भी टाइम मिलेगा अपील को डिस्पोज करने का। तो आपके पास अपील को डिस्पोज करने का भी टाइम है 30 डेज, लेकिन अप टू 45 डेज तक भी आप अपील को डिस्पोज कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वजह से अगर आपकी अपील लेट हो गई है डिस्पोज करने से, कि कोई आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, तो फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। नॉर्मली आपको जो अपील वो 30 डेज के अंदर डिस्पोज करनी है, बट मैक्सिमम 45 डेज आप उसके अंदर लगा सकते हैं। कोई रीजन लेकिन ऐसा सॉलिड होना चाहिए जो कि आप राइटिंग में रिकॉर्ड करोगे कि क्यों आपने अपील को है वो लेट डिस्पोज किया है। ठीक है, तो फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो आपके पास टाइम है 15 मोर डेज। ओके, तो दिस वॉज योर नेक्स्ट टाइमलाइन, 13th टाइमलाइन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब भाई अपील हो गई, ठीक है, अपील आपने डिस्क्लोज भी कर दी, उसके बाद आपके पास सेकंड अपील आ गई। ठीक है, तो ये है सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1, कि सबसेक्शन 1 के अंदर किसी ने अपील डाली, आपने उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ आंसर से, या फिर आपने 45 दिन के अंदर अंदर भी अपील जो है वो डिस्पोज नहीं करी, तो जो 19 का 3 पार्ट है, 3 सब सेक्शन है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेकंड अपील के लिए 90 डेज का टाइम होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइमलाइन है इस वीडियो की कि एप्लीकेंट सेकंड अपील जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर प्रेफर कर सकता है। 90 डेज के अंदर कब, जब फ्रॉम द डेट ऑन विच डिसीजन शुड हैव बीन मेड और वाज एक्चुअली रिसीव्ड। शुड हैव बीन मेड का मतलब क्या हुआ कि भाई 45 दिन के अंदर अंदर तो अपील आपकी डिस्पोज हो ही जानी चाहिए थी मैक्सिमम, तो उसके अंदर अंदर उसके 90 डेज के अंदर अंदर वो जो है वो बंदा अपील सेकंड अपील कर सकता है टू सीआईसी या फिर एसआईसी, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई अपील के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन उसने लगाई थी वो इन्फॉर्मेशन उसको लगता है कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर इनकम्प्लीट है या वट, तो वो 90 डेज के अंदर सीधा एसआईसी या फिर सीआईसी को अपील कर सकता है। ठीक, इसके बाद अगर 90 डेज के अंदर भी वो नहीं कर पा रहा, स्टिल सीआईसी को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से या किसी एग्जिजेंसी की वजह से वो अपील नहीं अप्लाई कर पाया, सेकंड अपील नहीं डाल पाया, तो वो 90 डेज से ज्यादा का भी टाइम ले सकता है। तो वो किसके ऊपर है, डिपेंड करता है सीआईसी या फिर एसआईसी के ऊपर। तो दे में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो ये है आपकी नेक्स्ट टाइमलाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई अब एसआईसी या फिर सीआईसी सेकंड अपील को भी तो डिस्पोज करेगा, तो भाई उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी डिस्पोज कर देंगे, बट उसके लिए कोई टाइमलाइन आरटीआई के अंदर मेंशन नहीं है कि सीआईसी एसआईसी जो है वो अपील को कब डिस्पोज करेंगे। तो दिस वाज योर नेक्स्ट टाइमलाइन। अब एक टाइमलाइन और दी गई है सेक्शन 24 कि ये एक्ट जो है वो किन ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक्ट जो है वो सेकंड शेड्यूल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी गई है जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। दोज गवर्नमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग एनी इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, बट अगर उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सेकंड शेड्यूल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है उनके अंदर अगर किसी कोई आरटीआई आती है रिगार्डिंग एलिगेशन ऑफ करप्शन या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन, स्पेशली लिखा हुआ है करप्शन या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन इन एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इससे रिलेटेड आरटीआई आती है, तो ये आपकी नेक्स्ट टाइमलाइन कि वो आपको 45 डेज के अंदर डिस्पोज करनी है, यानी उनको। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट टाइम। तो ये था आपका आरटीआई का टाइमलाइंस, जो कि था लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो।
इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर हम आरटीआई से रिलेटेड जो फीस वगैरह है वो करेंगे, फीस और पेनल्टीज, ठीक है, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगा। और इसके बाद इस सीरीज के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स वो हम एक ही साथ 5 मिनट रिवीजन की सीरीज के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।